अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं 10 तक। IMF के साथ मामलात की बेहतरी के साथ ही मुल्क की मईशत में बेहतरी के आसार नमूदार होना शुरू हो गए हैं। डॉलर गुज़श्ता कई रोज से जो बड़ी तेज रफ्तारी के साथ अपने रिकॉर्ड तोड़ रहा था, आज इंटरबैंक में 4 रुपए 70 पैसे सस्ता होकर 207 रुपए 23 पैसे पर आ गया है। स्टॉक मार्केट में इस्तेहकाम बता रहा है कि आशारिये मस्बत हैं। साथ ही सऊदी अरब की जानिब से 1.2 अरब डॉलर मौखर अदायगियों पर तेल की फराहमी और चीन की तरफ से 2.3 अरब डॉलर कर्ज लाने की नवीद इशारा दे रही है कि मुल्क की ज़र मुबादला के ज़खायर में आने वाले दिनों में बेहतरी आएगी। शायद यही वजह है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत, जो हालिया दिनों शदीद तनकीद की जद में थी, अब लगता है कि हुकूमत का एतमाद भी मईशत में बेहतरी की खबरों के साथ ही बहाल हो रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज लीगी सेनेटर्स को हुकूमती पॉलिसीज़ पर एतमाद में लिया है। लीगी रहनुमाओं से इज़हार हुए जहां उन्होंने इमरान खान हुकूमत को माशी पॉलिसीज़ पर तनकीद का निशाना बनाया, वहीं यह भी बता दिया कि उनकी नज़र में सियासत नहीं बल्कि रियासत अहम है और कुछ भी हो जाए हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। थी कुछ का ख्याल था कि हमें इलेक्शन में जाना चाहिए, कुछ का ख्याल था कि नहीं पूरा टेन्योर करना चाहिए। हमारी अपनी पार्टी की आवाज़ उन्हीं आवाज़ों के साथ थी जो कि ये समझते थे कि हमें रिफॉर्म्स करके इलेक्शन में जाना चाहिए, चाहे वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं और दूसरी रिफॉर्म्स हैं। मगर फिर चूंकि बाकी पार्टियों का फैसला इस मामले में था कि नहीं हमें पूरी टर्म करनी चाहिए, तो उसमें वक्त लगा। तो बहरकैफ अब सब यकसू हैं कि हम ये जो 14 महीने हैं उनको हमने पूरी टर्म हमने इस्तेमाल करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बता रहे हैं कि अब सब यकसू है कि वो टर्म पूरी करेंगे। इससे पहले तज़ब्ज़ुब था, लेकिन अब कोई कंफ्यूजन मौजूद नहीं है। हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करने के लिए पुरज़्म है। शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत महसूस कर रही है कि इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज माशी इस्लाह है और सियासी फायदा भी माशी बेहतरी के साथ जुड़ा है। आज वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने भी वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचा लिया गया है, जबकि हालात आइंदा 3-4 माह में मज़ीद बेहतर हो जाएंगे। चीन ने एक 2.3 बिलियन डॉलर्स थे, यानी कि 15 बिलियन RMB, उसका लोन अप्रूव किया है। परसों हमने साइन कर दिया था, गुज़िश्ता कल जो है वो चीन के बैंकों ने साइन कर दिया और मुझे उम्मीद है कि शायद कल के दिन में वो पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। महंगाई के कप्तानों को भी महंगाई बुरी लगने लगी है, तो अच्छी बात है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये बजट के अंदर हम शेड सेक्रीफाइस करवाएंगे, अमीर लोगों से उनकी आमदन पर टैक्स लेंगे, हम इंशाअल्लाह ताला 2 या 3 महीनों के अंदर काबू पा लेंगे। हमने अल्लाह की मेहरबानी से एक प्रोग्रेसिव बजट दिया है, हमने अल्लाह ताला की मेहरबानी से पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया है। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी जमात बार बार हुकूमत को उनकी माशी पॉलिसीज़ पर तनकीद का निशाना बना रही है। बार बार न्यूट्रल्स को बावर कराया जा रहा है कि नाहल हुकूमत इन्हें नाकाम माशी पॉलिसियों से मुल्क को श्रीलंका बना देगी। अपनी इनकॉम्पिटेंस, मिसमैनेजमेंट, बैड गवर्नेंस की वजह से मुल्क श्रीलंका बन जाएगा। इमरान खान की तरफ से न्यूट्रल्स को क्या बताया जा रहा है, जरा उसकी एक झलक भी आपके सामने रखता है। के अंदर हालात है, मुझे खौफ ये है कि ये महीने नहीं, ये हफ्तों के अंदर हम उस तरफ जा रहे हैं। यहाँ ऐसी फजा बनी हुई है और ये बनाई जा रही है गैर मुल्की ताकतें, वही जो अपने टाउटों को लेके आई है। ऐसी फजा बनाई जा रही है कि उस रैली में लोग अपने आप को आग लगाएं। इमरान खान और उनके ज़ोमा की जानिब से बार बार मुक़्तदिर हलकों को यह बावर कराने की कोशिश की गई है कि हुकूमत मईशत नहीं संभाल सकती, मुल्क श्रीलंका की तरफ जा रहा है, मुल्क डिफॉल्ट होने जा रहा है। लेकिन अभी हुकूमत खासी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है। अब कम से कम ये बादल छट गए हैं हुकूमत पर से, खौफ के मुल्क दिवालिया हो जाएगा, डिफॉल्ट हो जाएगा। जिसके बाद अब श्रीलंका के अंदर जो सिचुएशन थी उसके साथ कंपैरिजन ड्रॉ किया गया कि वहां जिस तरह हुकूमत तब्दील की गई, ऑपोजिशन लीडर वज़ीर आज़म बन गए। क्या इमरान खान भी न्यूट्रल्स को यही पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें ये बता रहे हैं कि मईशत संभालना इस हुकूमत के बस की बात नहीं है, दोबारा इक़्तिदार की बागडोर उनके हवाले की जाए। यही बातें उनके दौर में वज़ीर ख़जाना रहने वाले सेनेटर शौकत तरीन भी करते नजर आते हैं और उन्हें मुक़्तदिर हलकों को समझाया कि ये मुल्क को दिवालिया कर देंगे। मेरा फिर भी सवाल होगा लोगों से, जो वो लोग हैं, मुक़्तदिर लोग हैं, हमें फिर क्यों चेंज किया? हम तो एक अच्छी इकानमी चला रहे थे और जो हम इकानमी चला रहे थे वो तो इन्होंने भी उसकी तस्दीक की है वो अपने इकनॉमिक रिफॉर्म सर्वे के थ्रू। तो अभी भी हमारी पार्टी का, हमारे चेयरमैन का ये मौक़िफ़ है, अभी भी इट्स नॉट टू लेट। इलेक्शंस करवाएं और उसके बाद एक मुस्तनद हुकूमत की बागडोर दें ताकि वो इस क्राइसिस से हमें निकालें। हुकूमत तो अपनी मुद्दत पूरी करने के लिए पुरज़्म है, लेकिन जब शौकत तरीन या फिर खुद इमरान खान साहब ये कहते हैं मुक़्तदिर हलकों के साथ आप इलेक्शंस कराएं, तो अगर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पॉजिटिव हो जाते हैं, मुल्क की माशी मामलात बेहतर हो जाते हैं, तो फिर इस बयानिए में किस कदर जान होगी। और इससे पहले खुद ही फवाद चौधरी इस बात का एतराफ़ कर चुके हैं कि हम लॉन्ग मार्च को ना करने पर कायल हो गए थे और इस बात पर मुस्लिम लीग नून भी कायल थी कि अब असम्बलियाँ डिसॉल्व कर देंगे, तहलील कर देंगे, अगले इलेक्शंस की तरफ जाएंगे। लेकिन खुद राना सनाउल्लाह साहब ने यह बात की कि जब हमारे साथ मामला तय हो गए तो इन्होंने लॉन्ग मार्च की कॉल कर दी, जिसके बाद हुकूमत इस बात पर मुसम्मम इरादे के साथ मैदान में उतरी कि हम तो अब हुकूमत
पूरी करेंगे। फवाद चौधरी ने क्या कहा था, जरा वो भी आपके सामने रखते हैं। इनसे 22-23 को हर चीज तय हो गई थी। ये मान गए थे असेंबलियां भी तोड़ देंगे, हम इलेक्शंस करवाते हैं, आप वापस असेंबलियों में आ जाएं, इलेक्शन जो है वो फ्री एंड फेयर, इसके लिए आप इलेक्शन कमीशन जो है उसको अपना कर लेते हैं, हम असेंबलियों में जाते हैं, आप इलेक्शन की डेट दे दें। जो ही उन्होंने देखा कि नहीं जी ये तो थोड़ा कमजोर हो गए हैं, वो बदल गए रातों रात। अब मामला खराब कहाँ हुआ, राना सनाउल्लाह इस पर क्या वर्जन देते हैं, वो भी आपके सामने रखता है। तो इस बुरी पोजीशन में है, इकॉनमी का बढ़ा बैठ चुका है, और अगर आप केयर टेकर को बैठा देंगे और केयर टेकर जो है वो आके 70 रुपये पेट्रोल बढ़ा देंगे और 70 रुपये डीजल बढ़ा देंगे और 40 रुपये कर देंगे, यहाँ पे लोगों को जो है वो खाने के लिए नवाला नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप इस तबाही को रोकें, इस तबाही को कैप करें और उसके बाद जो है वो फिर आप जो है वो इलेक्शन की तरफ चलें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ज़्यादा रुझान यही था कि हमें इलेक्शन में जो है वो जाना चाहिए। मुस्लिम लीग नून का रुझान इसी पर था कि हमें इलेक्शंस में जाना चाहिए, लेकिन उसके बाद जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लॉन्ग मार्च कॉल कर दी और फिर यह मुतालबा किया गया कि अर्ली इलेक्शंस होने चाहिए, तो उसके बाद नून लीग डट गई कि अब हुकूमत पूरी करेंगे। मुस्लिम लीग नून ने अंदरूनी ज़राए के मुताबिक भी अदम एतमाद के बाद सख्त माशी फैसलों पर कन्फ्यूजन पाई जाती थी, जिसके बायस हुकूमत ने जल्द असम्बलियाँ तोड़ने का फैसला कर लिया था और 20 मई को स्टेक होल्डर्स को भी इससे मुताल्लिक आगाह कर दिया गया था। लंदन इजलास में इसी सिलसिले की एक कड़ी दिखाई दी जिसमें सबको इस फैसले पर एतमाद में लिया गया, जिसके फौरन बाद वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी जल्द इलेक्शन कराने से मुताल्लिक बताया था। नेक्स्ट आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के लिए गवर्नमेंट तब्दील की गई। नहीं हो सकता उस अपॉइंटमेंट से पहले हम इलेक्शन करा दें। ये आपके प्लान का हिस्सा है? मैं पॉसिबिलिटी तो है ना, नवंबर से पहले। नहीं नवंबर से पहले हो सकते हैं, तो फिर क्या होगा? और शहबाज शरीफ ना करें अपॉइंट? मेरा ख्याल है उससे इस तरह हिसाब किताब हो सकता है कि निगरान हुकूमत उससे पहले चली जाए और नई गवर्नमेंट इंस्टॉल हो जाए, तो कोई भी आ सकता है। इससे पहले अगर मगर की बातें हो रही थी, केयर टेकर सेटअप की बातें हो रही थी, निगरान हुकूमत आने की बात हो रही थी, अर्ली इलेक्शंस की बात हो रही थी, लेकिन एट दिस पॉइंट इन टाइम वजीर आजम शहबाज शरीफ और उनके इत्तेहादी इस बात पर डट गए हैं कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। और जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स अब बेहतर हो रहे हैं IMF डील के साथ, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी ऑपोजिशन कहां खड़ी होगी, उनका अर्ली इलेक्शंस का मुतालबा कहां खड़ा होगा, और क्या ये लॉन्ग मार्च जो 25 को कॉल किया इमरान खान साहब ने और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग सड़कों पर दिखाई दिए, क्या ये तजब्जुब में किया, इसमें वो तैयार नहीं थे, क्या उजलत कर दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और क्या अब तहरीक इंसाफ को जनरल इलेक्शंस के लिए इंतजार करना पड़ेगा? अगली इलेक्शंस नहीं होने जा रहे हैं। इस सब मामले पर बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक सीनियर रहनुमा फयाजुल हसन चौहान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम चौहान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। चौहान साहब, IMF के साथ मामलात की बेहतरी के साथ ही मार्केट सेंटिमेंट खासे पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं, और ना सिर्फ मार्केट सेंटिमेंट पॉजिटिव हुए हैं बल्कि खुद शहबाज शरीफ और उनके ज़ौमा, उनका हौसला भी काफ़ी बुलंद हो रहा है। तो उसके बाद जो आप मुतालबा कर रहे थे, अगर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पॉजिटिव दिखाई देते हैं तो इसके बाद तो सूरत हाल बड़ी ख़राब हो जाएगी तहरीक इंसाफ के लिए। मैं ये समझता हूँ कि इस किस्म की चेपियाँ और इस किस्म की जनाब वक्ती टैक्टिक्स यूज़ करके आप इकॉनमी को सस्टेनेबल और मेंटेनेबल नहीं कर सकते। चले वक्ती तौर पे आपने डॉलर्स ले लिए, आपने चाइना से कर्जा भी ले लिया, आप UAE से और सऊदी अरब से भी ले लेंगे, लेकिन असल चीज़ ये है कि आप पाकिस्तान के अंदर ऐसी फिजिकल और मॉनेटरी बनाएं जिसकी वजह से आपका एक्सपोर्ट लेवल बेहतर हो, इम्पोर्ट लेवल आपका कम हो, करंट अकाउंट खसारा कम हो, आपका ग्रोथ रेट बेहतरीन हो, टैक्स रेवेन्यू आपका ज़्यादा जनरेट हो। ये वो चीज़ें हैं कि जिसकी तरफ माइनस के अंदर पोजीशन जा रही है इस वक्त मौजूदा हुकूमत की। हमने 3600 अरब से 6200 अरब डबल हमने पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा 2021-22 के अंदर टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा किया। देखिए चौहान साहब, आप बार बार न्यूट्रल्स को बावर करा रहे हैं कि मुल्क श्रीलंका बने ये, लेकिन अभी जो हालात दिखाई दे रहे हैं IMF के साथ, अगर मामला बेहतर हो जाते हैं तो कम से कम मुल्क श्रीलंका नहीं बनेगा। और फिर जो आपका बयानिया है उसमें किस कदर जान होगी? क्या न्यूट्रल्स मानने को तैयार हो जाएंगे कि नहीं, ये हुकूमत के बस में मईशत नहीं है? एक बात तो ज़हन में रख लें, IMF के साथ मुआहिदा होना कोई कामयाबी का क्राइटेरिया यार्डस्टिक नहीं है, नॉट एट ऑल। यार्डस्टिक ये है कि आपने वो मुआहिदा करने के बाद जो एक टेक ली है, उस टेक की बुनियाद पे आपने मुल्क की इकोनॉमी को, रियासत को इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली अगले 2-3-4 सालों में कितना मजबूत कर लिया कि वो IMF के चुंगल से आहिस्ता आहिस्ता बाहर आना शुरू हो। हम जिस ट्रैक के ऊपर इकोनॉमी को लेके जा रहे थे, IMF के चुंगल से आहिस्ता आहिस्ता अगले 2-3-4 सालों में उसने बाहर आना था। इन्होंने तो आवाम की भी कमर तोड़ दी, रियासत की भी कमर तोड़ दी, खजाने की भी कमर तोड़ दी। इन्होंने जो टर्म्स एंड कंडीशन के तहत कर्जा लिया ना,
आपको अभी भी पता चल रहा है आवाम को, लेकिन अगले 15 दिन में आप देखिएगा आवाम की और रियासत की जो चीखें निकलेंगी वो चीखें सुनाई देने वाली होंगी पूरी दुनिया में। लेकिन आज तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आईएमएफ हम पर एतबार नहीं कर रहा था, आपकी वजह से आईएमएफ हम पर एतबार नहीं कर रहा था कि जो कंडीशंस उनके साथ तय हुई आपने उनसे रूगर्दानी की। आप ये कह रहे हैं कि आप आईएमएफ के चुंगल से निकालना चाहते थे, वो ये कह रहे हैं कि आप ही की वजह से तो आईएमएफ के चुंगल में मजीद धंसते चले गए। आपकी इतला के लिए अर्ज है, आईएमएफ इनके जो दिए हुए बजट के फैक्ट एंड फिगर्स थे उसके ऊपर एतबार नहीं कर रहा था, ये चीटिंग कर रहे थे। इन्होंने जो बजट पेश किया 15-20 दिन पहले उसमें कहा कि 11% इन्फ्लेशन होगी। इन्फ्लेशन जब इन्होंने बजट पेश किया 28% थी। फिर जो इन्होंने पूरे फैक्ट एंड फिगर्स दिए इकोनॉमी के, जो जनाब बजट का जना खसारा बताया, जो आपका रियल इन्फ्लेशन रेट था उसके मुताबिक वो चीजें मैच ही नहीं करती थी। तो जनाब इनको आईएमएफ ने ये कहा कि आपके बजट के फिगर्स ही ठीक नहीं है, आप टैक्स कलेक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे, आप फला जगह पे टैक्स लगाए, फला जगह पे। अब ये 450 अरब रुपया मेरा और आपका ना खून निचोड़ के। चौहान साहब, शहबाज शरीफ साहब ने आज भी ये कहा है कि हमारे पेश नजर हमारी सियासत नहीं है बल्कि हमें रियासत बचानी है। तो अगर रियासती हक में फैसले हो रहे हैं तो अल्टीमेटली आपको नहीं लगता कि कम से कम हम श्रीलंका नहीं बनेंगे, हमारा इकोनॉमिक रिवाइवल कम से कम हो जाएगा, या हम उस ट्रैक पे होंगे जिस पर आज से कम पहले चंद दिन पहले दिखाई नहीं दे रहे थे। एज ऑफ नाउ 3 रुपये 93 पैसे इंटर बैंक के अंदर डॉलर भी जो है वो कम हुआ है, स्टॉक मार्केट भी आपको बेहतर दिखाई दे रही है, मार्केट सेंटिमेंट भी बेहतर लग रहा है। बेहाल खुशी से हम मर न जाते अगर एतबार होता। इसी तरह की जरा वो ISPR के डीजी साहब ने भी पहले 4 दिनों में नवीन सुनाई थी कि स्टॉक एक्सचेंज ऊपर की तरफ जा रही है और अब स्टॉक एक्सचेंज माइनस के अंदर गई हुई है पिछले कई दिनों से। बात ये नहीं है, बात ये है कि एक किस ट्रैक के ऊपर IMF से कर्जा लेना सिर्फ जनाब आपका अव्वल व आखिर मकसूद व मतलूब नहीं होता रियासत का या माशरे का। इनसे पूछे कि इन्होंने 3 महीने के अंदर पाकिस्तान के अंदर टैक्स जनरेट करने के हवाले से अमली तौर पे क्या इकदाम किए इस IMF के अलावा, इनसे ये पूछे। वो जीरो। इन्होंने अपने केस सीधे किए, इन्होंने गवाहों को जनाब आगे पीछे किया, मकसूद चपरासी मर गया, फलां डायरेक्टर मर गया, फलां नैब का मर गया। 4 गवाह थे, 4 गवाह, वादा माफ आपके रमजान शुगर मिलके, चारों की डेथ हो गई है। आपकी ताकि अर्ज है चारों की। आपके एंटी करप्शन फैसलाबाद का जो ADCR था वो लाहौर आया, उसने जनाब खुदकशी कर ली। दिल के दौरे, खुदकशियां, इनके जनाब केसेस सीधे बदले हो रहे हैं। इकोनॉमी को तो बेहतर करने के हवाले से तो कोई पॉलिसी कोई नहीं है। इस मामले को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट चले जाए। और भाईजान सुप्रीम कोर्ट, हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में शटल कॉक बने हुए हैं। लाहौर हाई कोर्ट बताए हमें क्या क्या रिलीफ मिल रहा है, या ना ये इल्लीगल और गैर आईनी पंजाब की हुकूमत के ऊपर हमें अभी तक क्या रिलीफ मिला है? टके आने का कोई रिलीफ नहीं है। अभी तक लॉन्ग मार्च अनाउंस करने के लिए भी तो आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं, जिसके बाद खान साहब कहते हैं कि मैं कोई कॉल दूंगा। आज शहबाज शरीफ साहब ने भी कह दिया कि हमारी हुकूमत तो मुद्दत पूरी करेगी। यानी ये जो इनडिसाइसिवनेस थी कि हम हुकूमत में मुद्दत पूरी करेंगे, नहीं करेंगे, असम्बलियां डिसॉल्व करेंगे, नहीं करेंगे, अब ये तो खत्म हो गई है। अब तो सारे इस पे ऑन बोर्ड है कि हम मुद्दत पूरी करेंगे 14 महीने की। जनाबे वाला ये हमारी तरफ से जनाब मुद्दत छोड़, इद्दत छोड़, ये जनाब 4 साल पूरे करें, पर अवाम का तो कम से कम ख्याल करें। अवाम रुल गई है, अवाम रुल गई है। 700 रुपए, 750 रुपए किलो घी, 1000 रुपए किलो आपका जनाब नींबू, आपकी जनाब खाने पीने की शिया डबल, जो 100 रुपए की थी वो 200 रुपए की होगी, जो 50 की थी वो 100 की हो गई। लोगों की जिंदगी अजाब हो गई है। शहबाज जी बताओ कहां पे जाए, हम वाला माहौल बना हुआ है यहाँ पे, लोग तो रोते फिर रहे हैं। तो चौहान साहब फिर क्या वजह है कि आप मार्च कॉल नहीं कर रहे? भाई मार्च भी कॉल करेंगे, आप बेगम रहे। ये जिस ट्रैक पे चढ़े हुए ना, हम तो अभी तमाशा देख रहे हैं, हम तमाशा देख रहे हैं। आवाम ने खुद निकलना है बाहर, इमरान खान या PTI को निकलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप जरा अगला 1.5 महीना देख लीजिएगा, जो हालात बनेंगे ना इस मुल्क के, आवाम ने अपने सर से कहना है इनको उतारो, जिंदगी अजाब। अपर मिडिल क्लास और रिच क्लास का किचन नहीं चल रहा, सिर्फ एलीट का चल रहा है। आप इस बात का एतराफ कर रहे हैं कि अभी तक अवाम आपके साथ निकलने को तैयार नहीं है। आप समझ रहे हैं कि 1-1.5 महीने के बाद वो सिचुएशन आएगी कि अवाम निकलेगी सड़कों पर? मैं ये नहीं कह रहा रेहान भाई, मैं ये कह रहा हूं कि अवाम खुद जनाब इनकी करतूतों की वजह से और इनकी महंगाई, लोड शेडिंग और इनकी लाकानूनियत, इनकी गुंडागर्दी, इनकी बदमाशी और इनकी अवाम दुश्मन पॉलिसीज की वजह से अवाम खुद निकलेगी। और जहां तक आपका नहीं निकलेगी, जितनी अवाम इनकी बेतहाशा गुंडागर्दी के बावजूद 25 मई को निकली, पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी ऐसे लॉन्ग मार्च के अंदर इतनी अवाम ने निकली थे। ये बात ना करें कि अवाम ने। चौहान साहब, इस पर तो खुद इमरान खान साहब ने कहा ना कि हमारी तैयारी नहीं थी, अब आएंगे तो तैयारी के साथ आएंगे, लेकिन वो कब आएंगे इस हवाले से कोई तारीख नहीं दे रहे। आपने निकलने की बात की, मैंने आपको एक कंपैरिजन दे दिया अक्टूबर 2007 में कि जब मुशर्रफ के खिलाफ नफरत अरूज पे पहुंच गई थी और आखिरी 1 साल था उसके इक़्तिदार का।
उस वक्त ये बगैर डील के आया था साहब बहादुर, तो एक बंदा नहीं आया। हालांकि हमारा जितना जुल्म और जबर हमारे पे हुआ, 25,000 शेल तो सिर्फ इस्लामाबाद और पिंडी के अंदर आंसू गैस के छोड़े गए। वो जुनैद सफदर की शादी की खुशी में तो नहीं चलाया गया। देखिए ना, कल फवाद चौधरी साहब ने ये कहा कि हमारी नून लीग के साथ मामला तय हो गए थे, असेंबलियां डिसॉल्व करने जा रहे थे। खुद राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि बिल्कुल हम भी नहीं चाहते थे कि हुकूमत चले, हम तो खुद असेंबलियां डिसॉल्व करके नए इलेक्शंस की तरफ जाना चाहते थे। तो क्या हुआ, आपने कोई उजलत का मुजाहरा किया कि एकदम से मार्च कॉल कर दी और उसके बाद दोनों तरफ से जो है ट्रस्ट डेफिसिट वो ज्यादा हो गया? मैं समझता हूँ इमरान खान साहब का फैसला बिल्कुल दुरुस्त था। अगर हम इनको वहां पे उस वक्त असेंबलियां डिसॉल्व करने देते तो ये जो इनके हाथों से मुल्क दुश्मन और अवाम दुश्मन पॉलिसीज, रियासत दुश्मन और रियासत के जनाब खजाने की दुश्मन पॉलिसीज जो इन्होंने पिछले 1-1.5 माह में दी हैं, कम अज कम ये फिर अवाम की नजरों के अंदर एक्सपोज ना हो पाते। अब ये एक्सपोज हो रहे हैं। अल्लाह पाक का 100 मोटो एक्शन जारी है। अल्लाह पाक के 100 मोटो एक्शन के तहत ये ज़लीलो खार हो रहे हैं, ये बदनाम हो रहे हैं, इनकी सियासत का बेड़ा गर्क हो रहा है, इनकी सियासत जमींदोज और जमींबोस हो रही है। ये अल्लाह पाक का निजाम है। यही तो मैं कह रहा हूं कि आपके लिए इससे ज्यादा बेहतर टाइम क्या हो सकता है कि आप मार्च की कॉल दे दें, लेकिन क्या आप इस वक्त न्यूट्रल्स के पॉलिटिकल होने का इंतजार तो नहीं कर रहे हैं? इस वक्त ए पॉलिटिकल है, आप चाह रहे हैं कि वो पॉलिटिकल हो जाए, आपके साथ खड़े हो जाए, वो तमाम तर सपोर्ट आपको मैसर आए जो पहले थी, तो फिर ही निकलेंगे? रेहान भाई, इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए अब होता है क्या। घोड़े भी इधर, मैदान भी इधर, इमरान खान साहब भी इधर, आवाम भी इधर, हम भी इधर। बिल्कुल आप बेगम रहे, इनको छोड़ना नहीं है। इंपोर्टेड हुकूमत को, इस अंजुमन गुलामाने अमेरिका को छोड़ना नहीं है। इनको इनके मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे, इनकी सियासत को दफन करेंगे, इनकी सियासत के ताबूत के ऊपर प्रॉपर तरीके से कैसे करेंगे? देखिए, नैब लॉ के अंदर अमेंडमेंट्स भी कर रहे हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर भी काम हो रहा है, कानून साजी असेंबलियों के अंदर हो रही है। अब आप खुद ही तो कहते हैं कि अपनी प्रोटेक्शन भी वो कर रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है, आप कहते हैं हम छोड़ेंगे नहीं, आप क्या करेंगे? आवाम इंशाल्लाह करेगी, अल्लाह पाक की जात बैठी है। ये जितने मर्जी NRO 2 ले लें, NRO 3 ले लें, आवाम के सामने तो एक्सपोज हो गए। आवाम को तो इलेक्शंस में फैसला करना है ना चौहान साहब? यार इलेक्शन के अंदर भी फैसला करना होता है और कुछ दिलों के अंदर भी आवाम के कोई इज्जत एहतराम होता है ना। आप राना सनाउल्लाह के कहें, वो मरी रोड के ऊपर या GT रोड के ऊपर जनाब निकले अकेले पैदल, मैं भी निकलता हूँ, और आप कैमरे लेके पीछे पीछे आ जाइएगा, फिर लोगों का रिस्पांस देख लीजिएगा। साहब लास्टली ये फरमाइएगा कि आप ये महसूस कर रहे हैं कि इलेक्शंस तो वक्त पर ही होंगे? देखिए, ऊपर अल्लाह की जात बैठी है। कहते हैं ना कि इंसान अपनी तदबीर पे भरोसा करता है, बिलाखिर तकदीर ही गालिब आती है। ये वक्ती तौर पे जना ये तत्ता थमा कर लेंगे कुछ कर्जे मर्जे लेके, लेकिन आप लिख लीजिएगा अगले 1.5-2 महीने के अंदर अंदर इनके हाथ पांव फूले होंगे फिर दोबारा से। और क्योंकि करप्शन की हुई है, इनका हर मिनिस्टर ने करप्शन की अंत मचाई हुई है पिछले 2.5-3 महीने से। लूट मार का बाजार गर्म है पिछले 2.5-3 महीने से। इन्हें पता है कि हम चंद महीनों के लिए आए हैं, ये पुराने कारीगर और कलाकार हैं। इन्होंने दोनों हाथों से और दोनों पांवों से और होठों और दांतों से भी मुल्क लूटना शुरू किया हुआ है। इस तरह मुल्क लूट रहा हूं, यानी चौहान साहब नहीं चलती। तदबीर तो करके देख ली, अब आपने फैसला तकदीर पर छोड़ दिया। तदबीर और तकदीर दोनों चीजें चलती हैं, हम पीछे नहीं हटे। खान साहब ने ऐलान किया है, इंशाल्लाह जल्दी आपको दूसरे लॉन्ग मार्च की कॉल आ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। फयाजुल हसन चौहान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। फवाद चौधरी जिस डील की बात कर रहे हैं राना सनाउल्लाह और नून लीग के साथ असेंबलीज डिसॉल्व करने से मुताल्लिक, अब तो मामला बहुत दूर निकल गया। अब तो हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करने का दावा कर रही है, बता रहे हैं कि 14 महीने पूरे करेंगे। IMF के साथ मामला तय हो गए, लेकिन हुकूमत के लिए अगला चैलेंज क्या होने जा रहा है, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ ही। वेलकम बैक। IMF से डील के मामलात मंतकी अंजाम तक पहुंचने के करीब ही दम तोड़ती मुल्की मईशत की सांसें बहाल होनी शुरू हो गई हैं। डॉलर रेट में कमी हो या पेट्रोलियम मसनूआत की आलमी मंडी में गिरती कीमतें, तमाम खबरें पाकिस्तानी मईशत के लिए हौसला अफजा और मस्बत हैं। IMF से मुज़ाकरात कामयाबी से मुकम्मल होने के बाद से ही चीन ने भी 2.34 अरब डॉलर देने की हामी भरी और मुआहदे पर दस्तखत हो चुके हैं। जल्दी पाकिस्तान को मिलने की उम्मीद भी है। साथ ही साथ चीन ने पाकिस्तानी बैंकों में पड़े 3 अरब डॉलर्स भी रीशेड्यूल कर दिए हैं, जिससे वक्ती ही सही लेकिन मुश्किल माशी सूरत हाल में पाकिस्तान को बड़ा संभाला मिला है। माहिरीन इस बात की उम्मीद भी दिला रहे हैं कि IMF से पैसे मिलने के साथ ही और भी बहुत सारे ज़राए से पाकिस्तान को माली इमदाद मिलने की तवक्को है। और माहिरीन के मुताबिक IMF के बाद वर्ल्ड बैंक
एशियन डेवलपमेंट बैंक के रास्ते भी पाकिस्तान के लिए खुल जाएंगे और साथ ही ब्रदर इस्लामी मुल्क सऊदी अरब और कतर से भी माली इमदाद और उधार तेल और गैस मिलने की तवक्को की जा रही है। अब सवाल यह है कि अगर मुश्किल हालात में आवाम से बोझ उठाने की अपील की गई तो मुश्किल टल जाने पर क्या उनको रिलीफ मुहैया किया जाएगा या फिर आवाम को महंगाई की चक्की में ही पिसने के लिए छोड़ दिया जाएगा। यहाँ सवाल यह भी है कि IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और फिर जो ब्रदर इस्लामिक कंट्रीज हैं उनसे मिलने वाली इमदाद के सहारे हम कब तक जिंदा रहेंगे और क्या ये सस्टेनेबल भी है, क्या इकदामात ऐसे में उठाने पड़ेंगे और वो कौन से लूप होल्स हैं जिनको ओवरकम करके ही हम मुल्क को मुस्तकबिल को तरक्की की जानिब गामजन कर सकते हैं। यह सवाल ये भी उठता है कि हर मुश्किल में अवाम पर महंगाई का बम गिराया जाता है और वाहिद हल ये है कि हुकूमत को भी अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए टैक्स चोरों पर शिकंजा कसना होगा। और कौन से इकदाम है जो हुकूमत कर सकती है कम अज़ कम अवाम को रिलीफ पहुंचाने के लिए। और IMF के साथ मामलात मैच्योर होने, ब्रदर इस्लामिक कंट्रीज़ की तरफ से पैसे आने के बाद भी हुकूमत के लिए अगला मरहला क्या होगा। एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया उतरा तो मैंने देखा, अगला दरिया क्या है जो हुकूमत को अबूर करना है। बात करेंगे इस वक्त माहिर इक़्तिसादी अमूर डॉक्टर फ़ारूक सलीम हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने बताया कि अगर IMF मजीद कोई शर्त नहीं रखता तो मामलात मैच्योर हो चुके हैं, डील हो चुकी है। क्या इस बात का खदशा है कि IMF अभी भी डू बोर का मुतालबा करेगा? देखिए, दो किस्म के बयान सामने आए हैं। एक तो जो रेजिडेंट चीफ हैं इस्लामाबाद में IMF की, उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, उन्होंने कहा है कि इम्पोर्टेंट प्रोग्रेस, यानी कि बड़ी अहम पेशरफ्त हो चुकी है। जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अपनी स्टेटमेंट में कहा है, उन्होंने कहा है कि एक ब्रॉड एग्रीमेंट यानी कि एक वसी मुआहदा हो चुका है। मेरा तजज़िया इसके ऊपर यह है कि मेरे ख्याल में एक वर्बल एग्रीमेंट जिसको हम कह सकते हैं कि एक ज़ुबानी एग्रीमेंट जो है वो हुकूमत पाकिस्तान और IMF के दरमियान में हो गया है। अब आलमी जो मालियाती इदारे हैं उनका अपने एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, उनका तरीक़ाकार होता है। वो वर्बल एग्रीमेंट के बाद जो है एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं उन चीज़ों के ऊपर जिनके ऊपर एग्रीमेंट हुआ है, उसको वो टेक्निकल ज़ुबान में कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी। मेरा ये ख्याल है कि अगले हफ्ते के शुरू में ये MEFP जो है ये हमारे सामने आ जाएगा। फिर वो भेजा जाता है वज़ीर ख़जाना को उनके साइन के लिए, फिर वो भेजा जाता है गवर्नर स्टेट बैंक उनके सिग्नेचर के लिए, और जब दोनों साइन हो जाते हैं फिर वो IMF के पास जाता है उनके बोर्ड की अप्रूवल के लिए, और उसके बाद फिर वो हमारे ख़जाने में जो है वो पैसा आता है। आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि ये मुआहदा हो चुका है। ये अब जो प्रोसीजरल जो उसका तरीक़ाकार है जिस तरफ बढ़ रहे हैं MEFP के बाद, सिग्नेचर के बाद इसकी डिस्बर्समेंट जो है वो हम देख पाएंगे। डॉक्टर साहब, मामला तय होने के साथ ही मार्केट सेंटिमेंट खासा मस्बत दिखाई दे रहा है। स्टॉक एक्सचेंज हो या डॉलर की कदर में गिरावट हो, रुपए का मुस्तहकम होना हो, या फिर दोस्त ममालिक की तरफ से इमदाद आने का मामला हो जो हमारे स्लाइडिंग एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उनकी बेहतरी के लिए, हाउ डू यू सी दिस कि अगर मामलात के तय होने की खबर के साथ ही अगर मार्केट सेंटिमेंट पॉजिटिव दिखा रहा है तो जब फॉर्मल एग्रीमेंट साइन हो जाएगा तो आप देखते हैं कि अल्टीमेटली हमारी मईशत जो है इट विल बी ऑन राइट ट्रैक? देखिए, ये हफ्ता जो रहा है मैं समझता हूँ फुल ऑफ गुड न्यूज़, अच्छी खबरें इसमें आती रही हैं। जून की 20 तारीख को आपको याद है कि वो FATF वालों ने कहा कि जो 34 नुकाती एक्शन प्लान था उसमें हमने कंप्लाइंस कर ली है। फिर 21 और 22 तारीख को हमें खबर मिली कि वो IMF और पाकिस्तान का जो मुआहदा है वो होने चला है या हो चुका है। फिर 22 तारीख को एक और खबर थी कि चाइना की तरफ से कंसोर्शियम बैंक्स हैं जो $2.3 अरब हमारे स्टेट बैंक के पास रखने को तैयार हैं, एक कर्जा है। अभी सऊदी अरेबिया और कतर की तरफ से कोई अच्छी खबर नहीं आई, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि वो भी पाइपलाइन में होगी। कोई $400 मिलियन हैं वर्ल्ड बैंक के जो वो अभी अप्रूव नहीं कर रहा था। मैं समझता हूँ कि वो भी अप्रूवल की शक्ल में हमारे सामने आ जाएंगे। इसी तरह एशियन डेवलपमेंट बैंक के कोई $2 बिलियन हैं जिनको वो प्रोजेक्ट लोन्स कहते हैं, वो भी इंतज़ार कर रहे थे IMF का। तो ये IMF का एक बेंचमार्क था। मैं समझता हूँ कि इसको हम अबूर करने वाले हैं और इसके बाद शायद मज़ीद अच्छी खबरें और सामने आएँ। लेकिन जो सवाल आपने उठाया कि क्या हमारी मईशत जो है उसकी वो सही पटरी पे निकल चुकी है, ये वी आर नॉट आउट ऑफ द वुड्स। अभी बहुत सारे बड़े चैलेंजेस हमारे सामने हैं और मुख्तलिफ इदारों से सिर्फ कर्जा ले लेना जो है वो ये नहीं बताता कि हमारी मईशत जो है वो सीधी पटरी पे चल निकली होगी। वो हमें खुद करना होगा।
IMF की पिछली 75 साल तारीख गवाह है कि किसी भी मुल्क को उसने या किसी भी मुल्क की मईशत को IMF ने सीधी पटरी पे नहीं चलाया। ये हमारी अपनी सियासी क़यादत जो है, जो हमारी अपनी माशी क़यादत जो है, उसने इस मुल्क को सीधी राह पे चलाना है। IMF तो जिसको हम कहते हैं लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, यानी कि डॉलर आपके बैंकों के पास ख़त्म हो गए, आपके सेंट्रल बैंक के पास ख़त्म हो गए, तो हम भागे भागे जाते हैं IMF के पास कि भाई हमें कुछ उधार दे दो। और फिर आलमी इदारों में से सिर्फ एक इदारा ऐसा है जिसके पास मॉनिटरिंग प्रोग्राम है, यानी कि वो सुपरवाइज करता है कि जो पैसे आ रहे हैं पाकिस्तान में वो कहीं गलत जगह ना खर्च हो जाए। इसी वजह से वो सऊदी अरेबिया ने पैसे रोक लिए, चीन जो है वो इंतज़ार करता है, और बाकी सारे के सारे मालियाती इदारे, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, चाहे वो एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, वो इंतज़ार करता है कि एक मुल्क IMF का हिस्सा बन जाए। उसके बाद फिर वो ईजी फील करते हैं कि वो आपको कर्जाजात दे सकें। डॉक्टर साहब, एक डिफॉल्ट का खतरा जो हमारे सर पर मंडला रहा था, कम से कम IMF के साथ इस डील के साथ ही वो खतरा तो जो है वो टल जाएगा। आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जब $2.3 बिलियन चीन की तरफ से बात हो रही है, फिर सऊदी अरब की तरफ से थ्रू इंटरनेशनल इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक $1.2 बिलियन के जो डेफर्ड पेमेंट्स के ऊपर ऑयल की भी बात हो रही है। आई डोंट नो इसमें किस हद तक सदाकत है कि क्या को मैच्योर हो गई, ऐसी बात या नहीं हुई, लेकिन आप क्या देखते हैं जो हमारे स्लाइडिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उनके अंदर कितनी बेहतरी मुतवक्के है, और इस वक्त हमारी नीड क्या है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कहां तक होंगे, कितने बूस्ट होंगे तो हमारा करंट अकाउंट बहुत बेहतर हो जाएगा? देखिए, वो तो कहा जाता है कि कम से कम 3 महीने की इंपोर्ट का कवरेज अगर हमारे पास हो तो फिर समझा जाता है कि आपके पास सफिशिएंट ज़खायर हैं ज़र मुबादला के। तो वो तो हमें जाना है कहीं 18-20 बिलियन डॉलर तक। वहाँ पे पहुँचने में तो मैं समझता हूँ अभी देर लगेगी, लेकिन जो डिफ़ॉल्ट का आपने ख़तरा बताया था वो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि वो ख़तरा टल गया है। अगर आप अप्रैल के पहले हफ्ते में जाएं तो जो हमें पैगाम आ रहा था आलमी मंडियों की तरफ से, जिस बुरी तरह पाकिस्तान का जो बॉन्ड है उसकी पिटाई हो रही थी, जो यील्ड्स हैं वो कहीं 27% पे पहुँच गई थी, तो बड़ा वाज़े प्रोग्राम, वाज़े पैगाम हमें जो आलमी सरमायाकार हैं वो ये दे रहे थे कि पाकिस्तान विल बी द नेक्स्ट श्रीलंका, कि जून 30 तक जो है वो पाकिस्तान जो है प्रॉब्ली डिफॉल्ट की तरफ चला जाएगा। वो खतरा मैं समझता हूँ कि टल गया। और डॉक्टर साहब, ये जो डॉलर की कदर में कमी देखी गई है, इंटर बैंक में आज भी तकरीबन ₹3.93 की कमी के साथ क्लोज हुआ है, क्या ये जुज़ वक्ती है आप देख रहे हैं, या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में मजीद कमी भी मुतवक्का है? देखिए, रुपए और डॉलर की जो कीमत है उसके ऊपर 2 बड़े असरात होते हैं। एक असर तो है वो जो हमारा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का फ़र्क है। इंपोर्ट हम जब पहुंच जाते हैं 74-75 बिलियन पे और एक्सपोर्ट 30-31 पे फंसी हुई हैं, तो वो जो 40-45 अरब डॉलर का बीच में खसारा आ जाता है वो बोझ डालता है और वो रुपए को नीचे की तरफ उसके ऊपर प्रेशर डालता है। दूसरा है ये जो गैर यकीनी की फजा थी कि IMF का हिस्सा बनेंगे नहीं बनेंगे, और जो इंटर बैंक पाकिस्तान की जो इंटर बैंक मार्केट थी जिसमें बैंक दूसरे बैंक से आपस में डॉलर का कारोबार करते हैं, वहाँ पे डॉलर का एक संगीन किस्म का फुकतान आ गया था। बैंकों के पास जो डॉलर्स हैं इंटर बैंक मार्केट में वो ख़त्म हो चुके। उसके लिए ज़रूरी था जिसको हम कहते हैं कि फॉरेन इंजेक्शन। जब तक एक बैरूनी टीका नहीं लगता और वो फिजिकल डॉलर्स जो हैं वो इंटर बैंक मार्केट में दाखिल नहीं होते, उस वक्त तक वो प्रेशर रहता है। तो वो जो सेंटिमेंट्स हैं, जो जज्बात की बुनियाद पे डॉलर ख़रीदे जा रहे थे, इम्पोर्टर्स जो हैं वो भाग रहे थे इंटरबैंक मार्केट की तरफ कि हम अपनी फ्यूचर की इंपोर्ट्स जो हैं वो ख़रीदने चलें, और एक्सपोर्टर्स जो हैं वो अपने डॉलर्स बैरूनी मुल्क में रोके बैठे थे कि रुपया इतनी तेज़ी से गिर रहा है तो वो डॉलर वापस नहीं मंगवाते। तो उस रुझान में मैं समझता हूँ कमी आएगी। और डॉक्टर साहब, आज मिफ्ता इस्माइल साहब ने जो कहा कि आने वाले 2-3 महीने के अंदर हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें, जैसे इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ऑयल प्राइसेस कम होंगी तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी कमी वाक़ई होगी। हमने देखा कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी जो है वो पेट्रोल की प्राइसेस में कुछ कमी वाक़ई हुई, गो कि वो कोई लॉन्ग लास्टिंग तो दिखाई नहीं दे रही, वो भी बहुत सारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ जुड़ी हुई है ग्लोबली। तो इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्या आम आदमी के ऊपर जो प्रेशर है वो भी आने वाले 2-3 महीने के अंदर कुछ कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, या आपको लगता है कि ये जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है ये बढ़ेगा? देखिए, अभी जो पिछले कुछ हफ्तों में 60 रुपए, 30 रुपए, 30 रुपए जमा जो कीमत बढ़ी है पेट्रोल और डीजल में, उसका असर आप अगले 4 से 5 हफ्तों में देखेंगे। तो मईशत में तकरीबन हर चीज़ की जो कीमत है वो बढ़ेगी।
जो अगर ट्रक के किराए बढ़ते हैं तो फिर आप सोचिए जो सब्जी आ रही है, जो गोश्त आ रहा है फार्म से मार्केट तक, शहरों तक, उन सब में वो एडेड इन्फ्लेशन का फैक्टर जो है वो सामने आएगा। तो अभी तो उनके असरात आपको अगले 4-5 हफ्तों में आप महसूस करना शुरू करेंगे। और मैं समझ रहा हूँ कि हमारा अफरात ज़र का रेट जो है, शरह जो है वो कहीं 18-19% तक पहुँच सकती है। अब जो आलमी मंडियाँ हैं जिसका आपने जिक्र किया, उसमें 3 चीज़ें सामने आ रही हैं। एक तो अमेरिका की जो मईशत है वो स्लो डाउन कर रही है, वहाँ कहा जा रहा है कि रिसेशन आने वाला है। यूरोपियन यूनियन की जो मईशत है, वहाँ ममालिक की जो मईशत है वो भी स्लो डाउन कर रही है। चाइना की मईशत ऑलरेडी स्लो डाउन कर गई है। तो इन सब बड़े जो कंज्यूमर्स हैं तेल के, इनकी तरफ से तेल की डिमांड कम हो जाएगी। अगर तेल की डिमांड कम होती है तो मैं समझता हूँ कि आलमी मंडियों में तेल की कीमतें शायद नीचे आ जाएं। अभी हमने देखा है कि पिछले कुछ हफ्तों में जब वो टॉप जो गया था $128 का बैरल, अब वो कहीं $107-108 पे आ गया है। तो तकरीबन 15 से 16% तो कमी ऑलरेडी वाक़या हो गई। और अगर आलमी मंडियों में कमी होती है तो फिर अगले 3-4 महीनों में मैं समझता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान शायद किसी पोजीशन में हो सकती है कि किस किस्म का रिलीफ दे पाकिस्तानी अवाम। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। माहिर इक़्तिसादी हूँ डॉक्टर फ़ारूक सलीम हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, लापता अफराद की बात की बाजियाबी से मुताल्लिक अदालत ने बरहमी का इजहार किया है। अदालती रिमार्क्स आपके सामने रखेंगे इस ब्रेक में। वेलकम बैक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुताल्लिक केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लापता अफराद की बाजियाबी के लिए बनाए गए कमीशन की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि लापता अफराद कमीशन अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम रहा। कमीशन को हिदायत की जाती है कि वजाहत करे क्यों मौसर और काबिल जिक्र एक्शन नजर नहीं आ रहा। कमीशन रिपोर्ट जमा कराए कि प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल न करने पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई के लिए क्यों नहीं लिखा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 8 साल से लापता जाहिद अमीन और 1 बरस से लापता सादिक अमीन की बाजियाबी की दरखास्त पर समाअत हुई, जिसमें दरखास्त गुजारों की जानिब से एडवोकेट ईमान मजारी अदालत के सामने पेश हुई। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बादियों नजर में कमीशन अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम रहा और अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड से मालूम हुआ है कि प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होने के बाद कमीशन की कार्रवाई बादियों नजर में सिर्फ रस्मी कार्रवाई है। 1 दहाई कबल तश्कील दिए गए कमीशन ने जबरी गुमशुदगी खात्मे के लिए वफाकी हुकूमत को तजावीज़ क्यों नहीं दी। प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर अमल ना होने के बाद रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ नहीं कि कभी कमीशन ने कार्रवाई का लिखा हो और कोई कार्रवाई भी हुई हो। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि अदालत बार बार कह चुकी है कि जबरी गुमशुदगी संगीन जुर्म और आइन की बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। अदालत आंखें बंद नहीं कर सकती। पिटिशनर शहरी हैं, कमीशन की ड्यूटी है कि लापता अफराद के अहले खाना तक उनको पहुंचाएं। समाअत के दौरान रजिस्ट्रार लापता अफराद कमीशन भी अदालत में पेश हुए। उन्होंने अदालत को बताया कि GIT रिपोर्ट में लापता अफराद कमीशन ने जाहिद अमीन को जबरी गुमशुदगी के तौर पर गुमशुदा डिक्लेयर किया था, जिस पर अदालत ने सवाल उठाया कि जब GIT ने कह दिया है कि ये जबरी गुमशुदगी है तो आपने प्रोडक्शन ऑर्डर्स किसको इशू किया है। अदालत ने रजिस्ट्रार से इस्तफसार किया कि क्या कमीशन सिर्फ रस्मी कार्रवाई के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करता है, आप पिटिशनर को मुतल्लिका मालूमात क्यों नहीं दे रहे हैं, आपको तो खुद पिटिशनर तक पहुंचना चाहिए। अदालत ने कहा कि कमीशन लापता अफराद के अहले खाना के साथ ठीक तरीके से पेश नहीं आ रहा, आप उनके घरों को जाएं। चीफ जस्टिस ने रजिस्ट्रार से इस्तफसार किया कि प्रोडक्शन ऑर्डर्स कब जारी हुए, तारीख क्या है, जिस पर दरखास्त गुजार की वकील ईमान मजारी ने बताया कि जाहिद अमीन का 14 सितंबर 2020 को प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हुए। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी करके भूल गए, जिनको जारी किया क्या उन्होंने इनकार कर दिया, जिस पर रजिस्ट्रार लापता अफराद बाजियाबी कमीशन ने जवाब दिया कि किसी ने इनकार नहीं किया। अदालत ने कहा कि क्या आपने प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर अमल न करने की वजह से उनके खिलाफ कार्रवाई का लिखा है। आपने 14 सितंबर 2020 को प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी किए, बाद नज़र में आपको कुछ नजर आया होगा। अदालत ने सवाल किया कि इससे बड़ा कोई इशू इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी का हो सकता है। अदालत की कार्रवाई मुकम्मल होने पर जस्टिस अतर मिनल्ला ने लापता जाहिद अमीन के प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर अमल न करने से मुतालिक रिपोर्ट तलब करते हुए लापता अफराद के अहले खाना को मुकम्मल सहूलत फराहम करने का हुक्म दिया है। ये इंतहाई अहमियत की हामिल रिमार्क्स हैं जो आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला ने दिए हैं। लापता अफराद बाजियाबी केस इस अरसे से चल रहा है और इस हवाले से जो कमीशन बनाया गया था बारहा इसकी कारकर्दगी पर सवालात उठाए गए, लेकिन जिस अंदाज में आज चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस मामले को उठाया है और फिर लापता अफराद कमीशन के ऊपर बहुत सारे सवालात उठा दिए हैं, यकीनन ये सोचने की बात है। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कराची की दुख्तर दुआ ज़हरा के केस से मुतालिक बात करेंगे। आज उसमें एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है, वो क्या हुआ है उसको बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। कराची से लापता होने वाली और बाद में बहावल नगर की तहसील चिश्तिया से मिलने वाली लड़की दुआ ज़हरा केस में अहम पेशरफ्त सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दुआ ज़हरा के वालिद की दरखास्त खारिज करते हुए उन्हें मेडिकल बोर्ड की तश्कील के लिए मुतल्लिका फोरम से रुजू करने की हिदायत कर दी है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में 3 रुकनी बेंच ने दुआ ज़हरा के वालिद की दरखास्त पर समाअत की और अदालत ने इस्तफसार किया कि वालिदैन से मुलाकात कराई गई थी, जिस पर दरखास्त गुजार के वकील ने अदालत को बताया कि मुख्तसर मुलाकात। दुआ ज़हरा के वालिद ने बताया कि 5 मिनट के लिए चैम्बर में मुलाकात कराई गई। इस मौके पर कमरे में 15 से 20 पुलिस एहलकार भी मौजूद थे। जस्टिस सजाद अली ने इस्तफसार किया कि सिंध हाई कोर्ट ने इसका बयान रिकॉर्ड किया और कहा कि बच्ची जिसके साथ जाना चाहे जा सकती है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि आपने मेडिकल बोर्ड को चैलेंज किया है, जिस पर वकील ने कहा कि हमने सेक्रेटरी सेहत को इस हवाले से खत लिखा है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने वकील से मुकालमा किया कि आप जज्बाती ना हो, हम आपकी कदर करते हैं, कानूनी निकात पर अदालत की माविनत करें, जिस पर वकील ने कहा कि पुलिस ने अगवा केस C क्लास कर दिया है। जस्टिस सजाद अली शाह ने कहा कि बच्ची ने तो 2 अदालतों में जाकर कह दिया कि मुझे किसी ने अगवा नहीं किया है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने दरखास्त वकील से इस्तफसार किया कि शादी को अगर चैलेंज करना हो तो कहाँ करेंगे, जिस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि फैमिली कोर्ट में शादी को चैलेंज किया जाता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का मजीद कहना था कि लड़की अदालत के अंदर इतने बयानात दे रही है, अगर आपकी मुलाकात हो जाती और लड़की कहती कि मुझे शौहर के साथ जाना है, फिर क्या होता। लड़की ने हाई कोर्ट और मैजिस्ट्रेट के सामने बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि आप 6-8 घंटे बच्ची से मिल लें, सुबह 10 बजे से 2 बजे तक मिल लें, आप और आपकी बेगम बच्ची से तसल्ली से मिल लें, पूछ लें इस पर कोई दबाव है या नहीं है। अगर फिर भी बच्ची आपके साथ ना जाना चाहे और कहे कि मैं खुश हूं, तो आप क्या करेंगे। जस्टिस सजाद अली शाह ने दुआ ज़हरा के वालिद से इस्तफसार किया कि आप क्या चाहते हैं, हमें आपके जज्बात का एहसास है, लेकिन बच्ची ने अपनी मर्जी से शादी की है, उसके भी हुकूक हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दुआ ज़हरा के वालिद की दरखास्त खारिज कर दी और उन्हें मुतल्लिका फोरम से रुजू करने की हिदायत करते हुए कहा कि मुतल्लिका केस हमारे दायरे कार में नहीं है। ताहम फैसला सुनाते हुए अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मेडिकल बोर्ड की तश्कील के लिए मुनासिब फोरम से रुजू कर सकते हैं, या अगर आप कोई रिलीफ लेना चाहते हैं आपको सिविल अदालत से रुजू करना चाहिए था। अदालती समाअत के दौरान समाजी कारकुन जिब्रान नासिर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बाद में जब वो बाहर आए तो मीडिया से बात की और उम्र के तयन के हवाले से बोर्ड की तश्कील की दरखास्त देने से मुताल्लिक कहा और कहा कि सेक्रेटरी सेहत उम्र के तयन के हवाले से दरखास्त मंजूर नहीं करते तो सिंध हाई कोर्ट से रुजू करेंगे। जिब्रान नासिर का कहना था कि हमें उम्मीद है कि मेडिकल बोर्ड का फैसला हमारे हक में आएगा। बच्ची का जो स्टेटस है वो ये है कि वो बच्ची नहीं है। हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक जब आपने उसे सेटेड लिबर्टी किया है तो उसको आप अभी पाबंद नहीं कर सकते। पहले हमें ये साबित करना है कि बच्ची की उम्र वो नहीं है। आपको पता है कि 6 तारीख को ये रिपोर्ट आई थी ऑसिफिकेशन की, 7 तारीख को हेल्थ सेक्रेटरी को खत लिख दिया था वालिद साहब ने। उसके बाद जब हमने हेल्थ डिपार्टमेंट से सवाल किया कि जी आप क्यों मेडिकल बोर्ड नहीं बना रहे, तो उन्होंने कहा जी हाई कोर्ट के अंदर एक फैसला आ चुका है, एज सर्टिफिकेट को ऑन रिकॉर्ड ले लिया गया है। अब उस इंक्वायरी को जो हाई कोर्ट से अप्रूव हो गई है हम दोबारा कैसे चैलेंज कर सकते हैं, ये हमारे सामने बहुत बड़ी रुकावट थी। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब हेल्थ सेक्रेटरी साहब के पास कोई जवाब नहीं होगा कि हमारी दरखास्त पे अमल करें, और अगर नहीं करते तो हम हाई कोर्ट से आईनी पिटीशन करके इस पर दरखास्त लेंगे कि जी अब मेडिकल बोर्ड बना के दुआ ज़हरा की जो उम्र है उसका हकीकी तयन किया जाए। इससे पेशतर सिंध हाई कोर्ट की जानिब से वाज़ेह तौर पर मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करने का फैसला आया था और मेडिकल बोर्ड की तरफ से जो कहा गया था वो ये था कि बच्ची की उम्र जो है वो तकरीबन 16-17 साल है। जिसके बाद दुआ ज़हरा के वालिद मेहदी अली काज़मी की तरफ से बार बार ये इस्तफसार किया गया, उसके डॉक्यूमेंट्स दिखाए गए, फिर कुरान पाक सर पर रख के हलफन ये कहा गया कि डॉक्यूमेंट्स रिवील करते हैं कि बच्ची की उम्र 14 साल है। अब इन्हीं ग्राउंड्स पर जो हाई कोर्ट का फैसला था उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस दरख्वास्त को जो है वो खारिज कर दिया गया और ये कहकर कि आप मुनासिब फोरम इस्तेमाल करें और सिविल कोर्ट से रुजू करें। मेडिकल बोर्ड दोबारा से इसको कॉन्स्टिट्यूट हो सकता है, दोबारा इसको एग्जामिन कर सकता है, जायज़ा ले सकता है। जिसके बाद अब तमाम दर सूरत हाल ये है कि जो मेहदी अली काज़मी के वकील हैं, लॉयर है जिब्रान नासिर, उनका मौक़िफ़ ये है कि हम इसको मुनासिब फोरम के ऊपर चैलेंज करेंगे, मेडिकल बोर्ड की दोबारा तश्कील से मुताल्लिक दरख्वास्त करेंगे। बारकैफ इस वक्त जो सूरत हाल दिखाई दे रही है वो यही है कि सारे का सारा मामला केस अब इस बच्ची के स्टेटमेंट के ऊपर आन खड़ा हुआ है और बच्ची बारहा ये कह रही है कि वो अपने शौहर के साथ रहना चाहती है। अभी तक की मेडिकल रिपोर्ट्स भी ये बता रही हैं कि बच्ची जो है वो 16-17 बरस की है, लेकिन इस वक्त जो ग्राउंड्स उसके वालिदैन की तरफ से लिए जा रहे हैं, यकीनन ये मामला जितना ज़्यादा हाई प्रोफाइल हुआ, जितना ज़्यादा पोलिटिसाइज हुआ,
जितनी इसको हाइप मिली है उसके साथ साथ बहुत सारे मामलात पेचीदा भी हो गए बच्ची के वालिदैन के लिए। उसके बाद एक यूट्यूबर की तरफ से एक इंटरव्यू भी किया गया, उस पर भी खासी बात हुई, उसको भी मुतनाज़ अंदाज में पेश किया गया और फिर उसमें अभी बच्ची से उसने इकरार किया या ये करवाया गया कि वो अपने शौहर के साथ रहना चाहती है और बेहतर यही होगा कि उसके वालिदैन भी उन दोनों को अब कबूल कर लें। लेकिन अभी तक ये मामला जू का तू है, अदालती जंग अभी तक जारी है। अब देखना यह है कि वो किस फॉरम के ऊपर जाकर इसको चैलेंज करते हैं और फिर क्या रिलीफ है अदालत की तरफ से दुआ ज़हरा के वालिदैन के लिए। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा है, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अब तक रखिएगा ख्याल, अल्लाह।